शानदार प्रदर्शन करे। बंगाल का किला फतेह करना बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती भरा रहा है, लेकिन बंगाल में विपक्षी गठबंधन टूटने बीजेपी को आशा की नई किरण दी है। गठबंधन से उत्साहित बीजेपी ने 42 में से 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी राज्य की ममता सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगातार घेर रही है। पार्टी अब भ्रष्टाचार के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे विषयों को आक्रामक रूप से उठा रही है। बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करने के पीछे बीजेपी का तर्क कहता है कि 2014 में बीजेपी का मत प्रतिशत 17% था, जो 2019 में बढ़कर 40% हो गया, जिसकी वजह बीजेपी को राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर का उद्घाटन और सीएए ऐसे भावनात्मक मुद्दे हैं जिससे लोग जुड़ रहे हैं। बीजेपी सीएए के जरिए बंगाल के मतुआ समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बंगाल की सियासत में इस समुदाय के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 3 करोड़ है। इस समुदाय का 70 विधानसभा सीटों पर दबदबा है, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं हो सकेगा और जनता बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को खारिज कर देगी। टीएमसी का कहना है बंगाल में बीजेपी की विभाजनकारी रणनीति को विफल करने के लिए मतदाता ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। बंगाल का किला जीतना हमेशा बीजेपी के लिए कठिन कार्य रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करे, इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी रणनीति और ममता सरकार की नाकामी को जोरदार और प्रभावशाली ढंग से उठाए। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने टारगेट रख दिया है 35 जीतने का, क्योंकि 2014 और 2019 के अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो उसके आधार पर बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आता है। 2014 में बीजेपी ने 17% वोट हासिल किए थे, जो बढ़कर 2019 में 40% हो जाते हैं। अब ऐसे में बीजेपी इस बार 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है और उसका यह मानना है कि राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दों से बीजेपी यह कमाल कर सकती है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भास्कर घोष जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। शुभांकर भट्टाचार्य जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी से। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। भास्कर जी, बंगाल में इस बार टारगेट 35 का रख लिया है, लगता है कि जो टारगेट रखा गया है उसको हासिल कर पाएंगे? राणा जी, पहले तो ये बात बताओ कि टारगेट्स और हासिल करना अब लास्ट 4-5 साल से बीजेपी की एक आदत बन गई बंगाल में। आपको याद होगा कि लास्ट जो हमारे लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में, वहां पे हमारा टारगेट था 24 सीट, उसमें हम लोग 18 सीट हासिल किया और 2-3 सीट बहुत ही कम मार्जिन से हमारे हाथ से निकल गए। अब आइए, हमने देखा कि अगर वोट परसेंटेज स्विंग के हिसाब में देखूं तो टीएमसी का लास्ट लोकसभा इलेक्शन में स्विंग था 3.11% और आज के दिन में भी कांग्रेस और सीपीएम दोनों से ही भाजपा का जो वोट है बहुत आगे है। और इस बार जो मुद्दे हमने उठाया, जनता वो देख रहे हैं कि लास्ट 2 साल से कि ये सारा बंगाल को कैसे ये टीएमसी ने पूरा बंगाल को एक क्या कहते हैं उसको, करप्शंस का अखाड़ा बना दिया है, एक बम का फैक्ट्री बना दिया है। सारे जितना टेररिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है बंगाल में, शेख शाहजहान बोले एक के बाद एक सारे एक्टिविटी का जड़ हो गया बंगाल। तो ठीक है, एक बार जरा भास्कर जी की ऑडियो देख लीजिएगा। एंड ये टेरर शायद सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है, मैं लौटता हूं भास्कर जी आपके पास। हर का लोग टेरर नहीं कर रहे हैं, ये टेरर स्टेट स्पॉन्सर रूलिंग पार्टी है। आज टेरर ठीक है, लौटता हूं भास्कर जी। मैं शुभांकर जी,
अगर 2014 और 2019 के आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बड़ी तेजी के साथ बढ़ा। 2014 में 17% और 2019 में 40% हो जाता है। फिर जी कैसे बीजेपी को रोकेंगे अपने ही गढ़ में? राणा साहब, जब आपने ये बात बताई कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बंगाल में किस प्रकार से बढ़ा है, तो आपने एक बात शायद आपने मेंशन नहीं किया। प्लीज जरा टीएमसी का भी वोट प्रतिशत बताएं कि अगर बीजेपी बढ़ी तो टीएमसी का घटा कितना। आप अगर देखें तो 2014 के इलेक्शन में जो हमारे पास जो वोट प्रतिशत था वो था शायद 47% राइट, जो कि इस समय आके इट हैज कम टू डाउन टू 42%, 43। तो ये 3% का हमारा जो मार्जिनली लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वोट लॉसेस उसकी वजह से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होता है, वरन जो फायदा जो उनको मैक्सिमम जो पहुंचा है वो पहुंचा क्योंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस वहां पे कमजोर हुई, जिस वजह से वो जो पूरा जो उनका जो वहां का जमाना था, जो बीजेपी जिसमें एक्सपर्ट है, जो उन्होंने तोड़ के अपने में पूरा किया और उसी के बेस पे वहां पे बीजेपी बनी। तो बिल्कुल शुभांकर जी, बीजेपी का तो खुद यही प्लान है कि इंडिया गठबंधन टूटा तो उसका फायदा पूरा पूरा बीजेपी ले। देखिए बात फिर वही है, क्या इंडिया गठबंधन के पहले हम लोग इंडिया गठबंधन में तो पिछला इलेक्शन लड़े नहीं थे। जब विधानसभा इलेक्शन हुआ था पिछला, तो आपको याद होगा तब भी एक नैरेटिव सेट किया गया था, 2 मई दीदी गई और पता नहीं कितनी सारी बातें, यहां तक कि वहां पे कोई सीएम का चेहरा नहीं रखा गया था। उस समय जो पूरा जो सामने का इलेक्शन जो फ्रंट जो सेनापति जो लड़ रहे थे वो प्रधानमंत्री जी थे और आपके माननीय गृह मंत्री जी थे, यही लोग सामने से लड़ रहे थे। वहां पे तमाम बड़े नेता गए लेकिन कोई सीएम चेहरा नहीं था, यानी फाइट डायरेक्टली मोदी वर्सेस दीदी माना जाता था। उसके बावजूद हमारे यहां से 70 एमएलए, ये तो बताना मैं भूल ही गया, 70 एमएलए टूट के उधर पे चले जाते हैं। उसके बावजूद जो नए नेता भी टीएमसी से खड़े होते हैं वो भी जीत हासिल करते हैं, और वो भी अभूतपूर्व। यानी जो 2021 के पहले के इलेक्शन का अगर आप देखें तो हमारे पास जहां पे 203 सीटें थी उस समय, अब 214 सीटें हैं, अब 217 हो गई हैं। तो बात यह है कि वहां पे हमने इजाफा दिया, घटे नहीं। अब आते हैं लोकसभा की बात। जब भास्कर जी ये बात कहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा डेटा को फिर से खंगाले, आपको मिलेगा वहां 18 सीट बीजेपी ने जीते जरूर है, उस 18 में से 9 सीटें ऐसे हैं जहां टीएमसी के साथ उनके लॉस में सिर्फ 10,000 से नीचे वोटों का आपका जो है परसेंटेज रह गया। इसी वजह से जब हम लोग इंडिया ब्लॉक में भी बात कर रहे थे तो अपनी बात वहां पे रखी जा रही थी कि भाई साहब जिन जगहों पे हम लोग मजबूती से लड़ सकते हैं वहां पे हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई इन जगहों पे हम सीट इसीलिए। ठीक है, लौटता हूं शुभंकर जी। मनीष गुप्ता जी, बीजेपी ने कहा है कि राम मंदिर जैसा मुद्दा और सीए जैसे मुद्दों से बेड़ा पार हो जाएगा और 35 सीटों का जो टारगेट रखा है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। राणा साहब, बात ये है कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को पश्चिम बंगाल को साथ साथ देखें जी, तो एक बात बड़ी स्पष्ट नजर आती है कि जहां विधानसभा में ममता दीदी का वर्चस्व रहा, वहीं लोकसभा में मामला बिल्कुल अपोजिट रहा जी। क्यों रहा? कहीं ना कहीं लोगों को यह लगता है कि राज्य के स्तर पर भले ही ममता दीदी मजबूत हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए, लोकसभा के लिए, देश में कानून के, देश की रक्षा के लिए, देश के वित्त को विभाग के कंट्रोल के लिए, भ्रष्टाचार पर रोक के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षा के लिए और धार्मिक आजादी के लिए, हिंदुओं के धार्मिक पहचान को बनाने के लिए, उनके पुराने खोए हुए सांस्कृतिक विरासत को लौटाने के लिए अगर कोई पार्टी ज्यादा कैपेबल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपनी लोकसभा का टारगेट इस लेवल तक बढ़ा लिया, यानी वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर विधानसभा में ममता दीदी जीत जाएं, लोकसभा में हमारा कोई सानी नहीं है और हम एक एग्रेसिव टारगेट लेके चलेंगे और बंगाल को जीत कर दिखा देंगे। और ये उनका जो डिसीजन है, ये उनका जो प्रोपोजिशन है वो अनायास नहीं है। इस तरह का मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, इस तरह की वर्किंग, इस तरह की प्रोसेस
पूरे देश के हर राज्य में चल रही है। हर राज्य में अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग बैठकर कैसे हवा बदलने में जुटे हैं वो देखने की बात है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लाके माहौल बदल डाला, महाराष्ट्र में अशोक चौहान को लाके माहौल बदल दिया, है ना। ऐसे में बंगाल में भी कोई बड़ा खेला होगा, कुछ बड़े लीडर यहां आएंगे और बीजेपी का माहौल बेटर होता जाएगा, ऐसा बीजेपी का आकलन है। और अगर बीजेपी का आकलन है तो लोकसभा में जो टारगेट वो बना रहे हैं वो पूरे होने की संभावना दिखती है। अब राणा साहब एक और बात है जी, एक होता है वायदा करना, हाँ, एक होता है वायदे को डिलीवर करना जी। कहीं ना कहीं विश्व की, देश की, भारत की, बंगाल की जनता को यह महसूस होने लगा है कि अगर मोदी जी कोई बात कह रहे हैं तो वो डिलीवर होगा। एक जमाना था जब कोई नेता शिलान्यास करता था तो उनके 2 प्रधानमंत्री के बाद के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते थे जी। अब स्थिति यह है कि शिलान्यास भी मोदी जी कर रहे हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी कर रहे हैं जी। जनता को ये बात समझ में आती है और जनता ये बात जब समझ जाती है तो उसे समझ में आती है कि लोकसभा के लिए मोदी से अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब जिस तरीके से इंडी गठबंधन टूट रहा है, इंडी गठबंधन की कड़ी कमजोर हो गई, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच का टाई अप खत्म है। ऐसे में ये बात तो स्पष्ट है कि अब कांग्रेस और लेफ्ट के और ममता दीदी के वोट आपस में बटेंगे। बिल्कुल। तो जाहिर है जहां मार्जिन 10-20-50 हजार रुपए का, 50 हजार वोटों का है, वहां तो सीटें बीजेपी के हाथ लगने की संभावना है। ऐसे में बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल। भास्कर जी, रिवाइज कर लिया तो हाँ, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक ठीक ठीक। भास्कर जी, क्या मतुआ समुदाय पर भी नजरें हैं और सीए का मुद्दा पश्चिम बंगाल में इसीलिए उठाने की कोशिश की जा रही है कि मतुआ समुदाय बीजेपी के पक्ष में आ जाए, और ऐसा देखा भी गया पिछले चुनाव में। 2019 चुनाव में मतुआ संप्रदाय का बहुत बड़ा एक अंश हमें वोट दिया है, इसीलिए हमने 40%, 40.25% वोट हमें मिला है। उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री यही वायदा किए थे कि सीएनआरसी लागू होगा, और अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय गृह मंत्री ने बोले कि ये सीएनआरसी लागू होने जा रहा है। तो इसका एक बड़ा जो इफेक्ट ये मतुआ संप्रदाय के ऊपर होगा। जैसे हमने देखा है कि नॉर्थ बंगाल में राजवंशी संप्रदाय जो वो हमारे साथ आ गए, उनके नेता को हमने राज्यसभा भेजा और वो हमारे साथ आ गए। जो पॉकेट्स आदिवासी हमारे साथ आ गए, झारग्राम के आदिवासी हमारे साथ आ गए। तो अभी जो मनीष गुप्ता साहब बहुत सच और सही कहे कि डिलीवर इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज के दिन में मोदी है तो मुमकिन है, ये एक दिन में नहीं बना। 10 साल में हमारे 2014 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए और आज 2019 का भी मैनिफेस्टो देख लीजिए। हमने जो कहा वो किया। आप देखिए, जहां पे हमारे पास 3 एमएलए थे, आज वहां पे हमारे पास 77 एमएलए हैं। जहां हमारे एक लोकसभा का एमपी थे, एक या 2, वो आज 18 एमपी है। तो हमारे ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है। अभी शुभंकर जी कह रहे थे, माननीय नेता जो है टीएमसी के, कि हम भी बढ़ रहे हैं। देखिए, बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है किस रेट से आप बढ़ रहे हैं। हमारा इंक्रीमेंटल रेट 27.81%। उसको अगर हम मान्यता देते हैं तो माननीय अमित शाह जी बोले 35 क्यों, हम 42 में 42 जीत जाएंगे कल। लेकिन तो इस तरह का लोग हमें सपोर्ट दे रहे हैं। मैं बंगाल में खुद घूमता हूँ, खुद रास्ते में उतर के मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि जब हम आम लोगों के बीच में जाते हैं, वो पहला एक ही सवाल करते हैं कि आप लोग कब आ रहे हैं। और मनीष गुप्ता जी बहुत एक सही बात, मैं उनको मान्यता और मैं इसको थैंक्स देते हुए कहते हैं कि मोदी जी का विकल्प आज इस देश में नहीं है। ये जयंत चौधरी बोली, आज भी बिहार विधानसभा में हमने अपना विश्वास मत पास कर दिया है। बहुत लोग कह रहे थे कि बीजेपी का इतना फरार हो जाएगा,
फिर जेडीयू का ये शुभांकर जी टूट जाएगा। ठीक है। लेकिन डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट और आज के दिन में हम लोग डिलीवरी में कोई भी रीजनल पार्टी से बहुत आगे हैं। ठीक है शुभांकर जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई और नेता है नहीं विपक्ष के पास? राणा साहब, सबसे पहले मैं दो कहूंगा कि एक तो मैं आपके इस पैनल पर अगर देखा जाए मैं 3:1 के रेशियो में हूँ, और यहाँ पे जब मैं अपनी बात करूं तो जैसे आपने औरों को जैसे पूरा समय दिया एकदम बिना बेरोक टोक, आप अगर मुझे दें तो मैं अपनी पूरी बात को नहीं बिल्कुल, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक एक करके सबका जवाब देता हुआ चलता हूँ। देखिए, अगर बीजेपी और बीजेपी समर्थकों की बात मानी जाए उस हिसाब से तो इस समय चुनाव होना ही नहीं चाहिए। आपको सीधे सीधे कह देना चाहिए कि साहब इस डेमोक्रेसी में चुनाव खत्म कर दिया जाए और सिर्फ ईडी सीबीआई के माध्यम से ये चर्चित कर दिया जाए कि कौन प्रधानमंत्री होगा। जितना हो सके वहां तक ये कर दिया जाए कि चुनाव का कोई मसला ही नहीं बने। भाई सामने वाला पप्पू है, सामने वाली चोर है, सामने वाला को ये है, सामने वाला वो है, मतलब सबसे अच्छा बात क्या है, पहले कहा जाता था कि किसी लकीर को छोटी करनी हो तो उसके सामने बड़ी लकीर खींचिए। अब उल्टा है, अगर आपको अपनी लकीर बड़ी करनी है तो सामने की लकीर को काट दीजिए, उस लकीर को इतनी छोटी कर दीजिए, उसको मिटाइए इतना कि आपकी लकीर बड़ी लगे। अपनी लकीर को बड़ी करने की बात ही नहीं है। अब आते हैं जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं और जब ये चर्चा करते हैं कि बार सबने यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं और जितने लोग हैं सब एक ही बात कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है और ये है। डिलीवरी की बात आई, लॉ एंड ऑर्डर की बात भास्कर जी कह रहे थे कि वहां पे हम डिलीवर नहीं कर पा रहे लेकिन बीजेपी कर पाती है, तो वो बात हम लोग मणिपुर में देख रहे हैं। हमने अभी हल्द्वानी में भी हिंसा देखा, यहाँ पे किनकी सरकारें हैं आप बताने का मैं यही बात कह रहा था। जैसे मैंने किसी के बीच में, मुझे भी बहुत सारी बातें ना पसंद आई होंगी लेकिन मैंने किसी को टोका नहीं, मैंने बिल्कुल शुभांकर जी अपनी बात रखिए। तो वही चीजें कि देखिए अब मणिपुर में किसका राज है पता है आपको, पता है उत्तराखंड में किसका राज है, वहां पे क्या लॉ एंड ऑर्डर मैनेज्ड है, क्या ये बता पाएंगे? कितने लोग मारे गए, उनके परिवारों से जाके एक बार कहें कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है मणिपुर में, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है हल्द्वानी में, तो माना जाए। तीसरी बात, अभी जो कहा जा रहा है कि क्या कोई मोदी जी का कोई सामना कर सकता है, इतना बड़ा कोई चेहरा है। साहब अगर आपके देश में अगर आपके पास वाकई कोई विकल्प नहीं है तो ये लोकतंत्र को वाकई बड़ा खतरा मंडरा है। मतलब आप ये कह दें कि साहब क्योंकि कोई सामने आपका बड़ा चेहरा नहीं है तो उसको हटा दिया। साहब बड़ा चेहरा बनाया गया, बड़ा चेहरा किसने बनाया है? द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड ने बनाया, द मोस्ट कैश रिच पार्टी इन द वर्ल्ड। गूगल मामा सबके हाथ में, जरा देखिए, द मोस्ट कैश रिच पार्टी इन द वर्ल्ड, जिसने 70 साल आपको लूटा, वो पार्टी नहीं है। मैं यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, मैं बात नहीं करूंगा इस बात, लेकिन आज के दिन में ये जो पिछले 10 साल में जो पार्टी रही है, दैट इज द मोस्ट कैश रिच पार्टी इन द वर्ल्ड, और शायद इसके पीछे का साइंस इन्हीं को पता हो। अब आते बात की जहां तक अब मतुआ समुदाय और इसकी बात कही जा रही है, साहब मतुआ समुदाय की बात जैसे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात समुदायों की और इसकी जब होती है तो बिल्कुल, अब आप मानते हैं ना कि मणिपुर में जो हुआ वो माइती और कुकियों के बीच में जो पूरा जो कांड घटा वो सिर्फ समुदायों की लड़ाई थी, जिसके बूटे पर बीजेपी वहां पे जीती थी। एग्जैक्टली। तो ये पढ़ी लिखी बंगाल की जनता वो ये भी बहुत पास से देख रही है कि जब जनसाधारण में जब तक आपने विभाजन किया, उसमें आपने कास्ट सेट्स बना दिए, उसमें आपने ये वोटों की राजनीति और पोलराइजेशन की राजनीति एक्चुअली की, वहां नुकसान कहां से पहुंचे। सामने जब बिल्कुल लोकसभा का इलेक्शन आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल शांत पड़े उत्तराखंड में बवाल कैसे मचाया जाता है ताकि पोलराइजेशन हो। और अगर ये बात आपको ये लगता है कि कोई पढ़ी लिखी जनता नहीं समझ पा रही है तो वाकई कहीं ना कहीं शायद पीछे के पड़े चुनाव ने, जहां पे हमने दूसरे पार्टियों को तोड़कर चुनाव किया, उसने इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डाल दिया कि किसी ना किसी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा जीवित रहना चाहिए। नहीं लेकिन शुभांकर जी मैं वो प्लान पूछना चाहता हूं कि आखिर आप रोकेंगे कैसे? भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है बीजेपी और सबसे ज्यादा वही आपके खिलाफ उठा रही है, यही मुद्दा सबसे बड़ा बना रखा है। और दूसरा जो मतुआ समुदाय को लेकर सीए की और एनआरसी की बात होती है तो उनका झुकाव भी बीजेपी की तरफ जाता है, तो उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? चलिए यहां से भी शुरू करते हैं। जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो चलिए, जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं बंगाल की भ्रष्टाचार से शुरुआत करता हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले
नालंदा शारदा स्कैम को सबसे पहले इलेक्शन में उठाया गया था जब भाजपा ने सिर्फ नया नया पांव रखा था, तो नालंदा शारदा का बहुत बड़ा कांड उठाया गया था। आज इसका नाम कोई लेता है? आज इसका नाम नहीं लेता है, क्योंकि इसके सबसे बड़े जो कल्प्रिट माने जाते थे, गुनहगार माने जाते थे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम बड़ा बड़ा हाईलाइट में था, जबकि भाजपा खुद कहती थी, आज वो इनके साथ शामिल हो चुके हैं। तो अब नालंदा शारदा का कांड तो ठंडा हो चुका है, चुप हो चुके हैं। अब आते हैं बात, जब टीचर स्कैम की बात हुई, जिसमें आपने फिर से हमारे नए नेताओं का नाम, मंत्रियों का नाम चुनना शुरू किया, उसमें से 2 नेताओं के पास आपका कॉल ऑलरेडी आ चुका है। और मैं बता दूं, हाल ही में उनके एक भाई ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। वो भाजपा शुभांकर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने जिन दोनों घोटालों की बात की है, अगर बीजेपी ने उठाया तो उसको भुना भी लिया, फिर चाहे नेता उनके पास गए या कैसे भी गए, लेकिन आपके पास प्लान क्या, मैं वो पूछना चाह रहा था। देखिए साहब, हमारे पास तो प्लान यही चीज का है कि हम जो लोगों के पास गए हैं, तो उनके पास हम लोग ये लेके गए कि यहाँ पे हम लोग ने सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर भाजपा ने दिया, लेकिन बंगाल ने देखा कि हम लोग पोलराइजेशन से उठ के कहां तक कर पाए। दूसरी बात, बंगाल ने इस बात को झुटलाया। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, पिछले इलेक्शन में याद दिला दूं, आपको याद होगा जब वहां पे मोदी जी आके चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि जब मोदी जी जब चलता है, मोदी के पीछे पूरा बंगाल चलता है। और उनका जब रैली हुआ था, वो जब वहां से निकले थे, तो हर एक चैनल पे लाखों की भीड़ उनके पीछे दिखाई देती थी। लेकिन जब वोट देने की बारी आई, तो आपको मैं बता दूं, आप चाहे 4 रन से हारिए, चाहे 40 से, जीत उसको कहते हैं जो आपसे ज्यादा संख्या लाया है। वहां पे आज भी हमारे जो वहां पे जो लोकसभा में जो सांसद है, वो आपके नंबर से ज्यादा है। ठीक है। और मैंने फिर से बोला कि जो बाकी जो 9 जो सीट थे, जिसमें 10,000 से कम मार्जिन था, उसमें भी आप जान लीजिए इस बार आपको, तो मुझे गणित को सवाल यहाँ पे बताने के लिए ज्यादा ठीक है। मनीष गुप्ता जी, क्या ये समझा जाए, हाँ ठीक है, मनीष गुप्ता जी, क्या ये समझा जाए कि बीजेपी चाहे जो भी मुद्दा उठाए उसे जमीनी स्तर पर लागू करके या फिर जनता तक उसका इंपैक्ट जरूर दिखाती है, चाहे वो शारदा घोटाले की बात जो शुभांकर जी ने की, या फिर टीचर्स घोटाले को लेकर शुभांकर जी ने बात की, उनका परिणाम चाहे कुछ निकला या ना निकला, लेकिन जनता तक मैसेज जरूर पहुंचा दिया। राणा साहब, आपने एक बात सुनी होगी कि सबसे पहले किसी पर भरोसा करने के लिए सबसे पहले हमें, एक्शन तो बात की बात है, पहले इंटेंट देखना होता है जी, फिर कैपेबिलिटी देखनी होती है, फिर जिसे कहते हैं कि उसका अपने गोल के प्रति फोकस कितना है वो देखना है, फिर देखना है उसका कर्म क्या है, परिणाम तो 5वीं चीज है। तो सबसे पहले बीजेपी के पास अब किसी भी मामले में आगे बढ़ने के लिए उसके पास कमिटमेंट है, टीम है, विजन है। इसके बाद वो अपने गोल पर ताकत से अटैक करते हैं, चाहे वो आंदोलन करना हो, चाहे वो कानूनी लड़ाई लड़नी हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई लड़नी हो, विकास की बात करनी हो, उनका फोकस रहता है जल्दी से जल्दी डिलीवर करने का। तो लोगों को इंटेंट दिख जाता है जी। राणा साहब, लोगों को लगता है कि इनका इंटेंट ठीक है, तो आज नहीं तो कल डिलीवर हो ही जाएगा। हाँ। लेकिन ये है, मोदी जी के नाम से ट्रस्ट बहुत बढ़ गया। पहले चुनाव में मोदी जी के पास ट्रस्ट नहीं था, इतना कि ये मोदी जी जो कहेंगे डिलीवर कर देंगे, लोगों को यकीन नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन क्या क्या नहीं हो गया। तो ऐसे में अब 2 टर्म के बाद मोदी जी का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो क्या मनीष जी, अगर इस तरह के घोटालों के आरोप लगाए जाएंगे और उनका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा, तो आने वाले समय में जनता में भी उसका एक मैसेज जाएगा कि जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हीं को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ईडी नहीं, मैं आपको बताऊं राणा जी, ईडी ने जहां भी रेड मारी वहां से करोड़ों रुपया बरामद हुआ, उन सब पे केस चल रहे हैं। चाहे वो देवव्रत हो या इनके टीएमसी के कई सारे मंत्री अधिकारी, अभिषेक बनर्जी समेत कई लोग हैं जो ईडी की पाइपलाइन में हैं। देखिए, एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि ईडी या सरकार डिसीजन मेकर नहीं है, वो तो अपने केस की चार्जशीट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं। हमारे देश की न्याय व्यवस्था अभी उतनी बेहतरीन नहीं है जहां अपराधी को जल्दी
सजा मिल जाती हो। ऐसे में कई बार संदेह का लाभ लेकर अपराधी छूट जा रहे हैं, लेकिन वो स्थिति भी लगातार बदल रही है। ठीक है, ऐसे में ठीक है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अब टारगेट 35 का दिया है, यानी कि 35 सीटें 42 में से जीतने का टारगेट अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। और उसी के लिए उनका यह कहना है कि राम मंदिर और सीए ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता भावनात्मक रूप से जुड़ेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए मतुआ समुदाय के, उनकी जो टोटल आबादी है अनुसूचित जाति की वो 23 यानी कि लगभग 23.5% के आसपास है, लेकिन उसमें से 50% मतुआ समुदाय है। और एनआरसी और सीए जैसे मुद्दों को लेकर मतुआ समुदाय का झुकाव बीजेपी की तरफ जाता है। और उसी के आधार पर अगर विधानसभा के आधार पर देखें तो लगभग 70 सीटों पर उनका असर है। तो बीजेपी का यह मानना है कि उन्हीं के सहारे 35 सीटों को पार पाना बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन अब देखना होगा कि टीएमसी आखिर कैसे उसको रोकती है।